Hi guys, this is सौरभ नायक and you are watching Ecobus Commerce with me। तो आपको अगर किसी भी तरह के कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, जो वीडियो चल रहा है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना। अगर आपके पहचान में कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत होती है, कमेंट कीजिएगा आपको चैनल पे दिखाया गया वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सौरभ नायक आज शुरू करता हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है, हम अकाउंटिंग के चैप्टर 1 क्लास 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे स्टार्ट करेंगे। बट जो बहुत सारा इसमें कंटेंट है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको बाद में करेंगे हम। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग का, ठीक है। प्रोसेस याद रखना है आपको, एक के बाद एक। मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग जिसको बोलते हैं, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, समराइजिंग, देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, इंटरप्रेटिंग, देन द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का सबसे बेजोड़ तरीका जो मेरे पास है वो है, मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कैसे करेंगे? आई से आ जाएगा आई, ठीक है, ये हो जाएगा आई। मतलब आपको याद करना है आई एम रणछोड़ दास चांचड़ शिमला आया चतुर। आई एम रणछोड़ दास चांचड़ शिमला आया चतुर। ये आपको 1 से 2 मार्क्स दिला सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। ये जो है आपके लेक्चरार में भी काम आने वाला है और आपके प्रोफेसरशिप में भी काम आने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप एग्जाम दिलाते हैं तो भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं स्टार्ट करना चाहूंगा उस चीज को जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, विच इज जी ए ए पीज। ठीक है, कई लोग को पता नहीं होता ये है क्या। तो मुझे ही पता नहीं था व्हेन आई वाज हैविंग माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो ये होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो है सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। ठीक है, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। ये आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा जीएपीस के नाम से, आपको इसको याद रखना है। आगे आने वाली चीजें, ये आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मैं यहां पे लिख देता हूं।
ठीक है, ये आप याद रखेंगे एट एनी कॉस्ट। आप अकाउंटिंग में हैं तो ये आप भूलेंगे नहीं। IMRC SAC, आई एम रणछोड़ दास चांचड़, शिमला आया चतुर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे, ये JAP का पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, ठीक है, JAPs। तो पहला टॉपिक जो है वो आपका है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आपका, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल। ये आपको बहुत बार पूछा गया है तो ये याद रखना, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। ठीक है, इसी को हम कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, तो ये तीन होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और यहाँ पे आएगा तीसरा। पहला जो आपका है ये है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। सेकंड जो आपका है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी assumption। और थर्ड जो आपका है वो है अक्रूवल। ठीक है, तो अक्रूवल ये सारे assumptions ही हैं, इसके नीचे आप assumption डालेंगे। ओके, व्हाट गोइंग कंसर्न सेज कि कोई एक फर्म जो है, एक फर्म जो है ना, एक फर्म है वो चलती ही जाएगी। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि इसको आपको क्लोज करना है, क्लोज डाउन नहीं करना है। ठीक है, सॉरी, क्लोज डाउन नहीं करना है। आप ये मान के चलेंगे आपके, आपका जो बिजनेस है, आपका धंधा जो है वो किसी भी गिरी से गिरी स्थिति में पहुंच गया, लेकिन आप उसकी अकाउंटिंग ऐसे करेंगे जैसे कि वो आगे आने वाले कई 100 सालों तक वैसा ही चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी अकाउंटिंग आप करेंगे, जो भी अकाउंटिंग आप करेंगे उसमें आप ये दिखाएंगे नहीं कि आप उसको क्लोज करने वाले हैं। चाहे हो सकता है कि आपके माइंड में चल रहा हो कि आप क्लोज करने वाले हैं, लेकिन अकाउंटिंग में ये शो नहीं होना चाहिए कि आप क्लोज करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोलने का मतलब है जैसे कि आप रोज दाल चावल खाते हैं तो आप डेली दाल चावल ही खाएंगे, ऐसी ही कुछ बातें होती हैं। अगर एक मशीन है, एक मशीन है, सपोज एक हमारे पास कार है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कार है। कार के चक्के भी होते हैं सर, वेरी गुड। वाइपर भी मैंने बना दिया, अंदर में स्टेयरिंग और बाकी चीजें मैं नहीं बना सकता। ठीक है, सीट और एक स्टेयरिंग बना दिया मैंने फिर भी। तो ये जो कार है, इस कार को हम सपोज, हमारे पास कोई एक मेथड है इसको डेप्रिशिएट करने का। मान के चलो हम इस कार को 10 लाख में खरीद रहे हैं। ठीक है, 10 लाख में कार खरीदते हैं और हर साल 1 लाख रुपया बचाते हैं ताकि 10 साल के बाद हम एक नई कार खरीद सके। सो दैट दिस थिंग वी कॉल डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप्रिशिएशन, शिएशन, सॉरी मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने वापस, बट ये इरेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन इसको कहते हैं। क्लियर? तो डेप्रिशिएशन कहने का मतलब होता है कि आप 10 साल तक, कब तक,
10 ईयर्स तक, ठीक है। आप 1-1 लाख बचाओगे तो आफ्टर 10 ईयर्स आपके पास कितने होंगे, वापस 10 लाख होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन का अलग अलग मेथड होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये होता है एसएलएम, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें डब्ल्यूडीवी भी होता है, सॉरी डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना। अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, कुछ कुछ में पर आवर मेथड भी होता है ना। जैसे आपकी लाइट होती है, लाइट में ल्यूमिनस आवर लिखा होता है, ठीक है। जिस कोई भी अगर लाइट अगर आप लेते हैं, बल्ब आप खरीदते हैं तो उसमें ल्यूमिनस आवर लिखा होता है। प्रोजेक्टर आप लेते हैं, प्रोजेक्टर में ल्यूमिनस आवर लिखा होता है। टीवी आप खरीदते हैं, टीवी में ल्यूमिनस आवर लिखा होता है। तो वो ल्यूमिनस आवर में चलता है, जितना आप ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा उसका ल्यूमिनस कम होता जाएगा, उसकी रोशनी कम होती जाएगी और वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम अभी यूज कर रहे हैं इसमें वो है एसएलएम। सपोज तो हम आने वाले 10 सालों तक, कब तक, 10 सालों तक एसएलएम ही यूज करेंगे, दैट वी कॉल कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नेक्स्ट इज अक्रूवल अजम्पशन, और अक्रूवल हमें बोलता है कि अगर सपोज आपके पास एक ग्राहक आया, नाम था चंदू, ठीक है। चंदू ने 21/3/2024 को एक सामान खरीदा 120 रुपए का, और ये भाई साहब हमको पैसा नहीं दिया, इन्होंने पैसा नहीं दिया। इन्होंने पैसा कब दिया, 2 अप्रैल 2025 को इन्होंने पैसा दिया। तो ये क्या होगा, आप बोलोगे सर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो तो 31 मार्च 2024 को क्लोज हो गया होगा। वेरी गुड। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कहां से कहां तक होता है, 1 से स्टार्ट होता है। जैसे इसमें इस केस में 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 24 को ये खत्म हुआ होगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। अब ये भाई साहब जो चंदू थे, तो चंदू ने हमसे 120 रुपए का सामान कब खरीदा, इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब ये जो गया, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2025, ठीक है, टू 31 मार्च 2026, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने खरीदा इस फाइनेंशियल ईयर में, खरीदा इस फाइनेंशियल ईयर में और दिया इस फाइनेंशियल ईयर में। ये बात समझ में आई। लेकिन इसकी एंट्री कब होगी, सर पैसा तो इसने इस फाइनेंशियल ईयर में दिया, तो क्या एंट्री इस साल करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब इन्होंने सामान खरीदा उस साल ही उसकी एंट्री होगी, विच इज 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। इस पर्टिकुलर सेशन में ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जब पैसा मिला तब नहीं, जब माल बिका, ठीक है, माल बिका तब रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्रूवल अजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। ये तीनों आपको याद भी करने हैं, जिस तरह से अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल होता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो होता है बेटा, वो आपका मोस्टली यूज होता है, चाहे पार्टनरशिप एक्ट में आप देख लीजिए, कंपनीज एक्ट में आप देख लीजिए। सो देयर इज एन कंसेप्ट विच इज बिजनेस एंटिटी, which means business is separated from its owner. Business is separated from its owner, which says that बिजनेस जो है वो चलता रहेगा चाहे ओनर चेंज हो जाए, ऑनर की डेथ हो जाए, या ऑनर उसको छोड़ के चला जाए, बिजनेस को कोई और चलाएगा। सपोज ये है चंदू,
ठीक है। चंदू का बेटा हुआ, चंदू का बेटा हुआ सपोज नंदू। ओके, सो चंदू लीव द हाउस, लीव द ऑफिस एंड नंदू एक्सेप्टेड द वन। ओके, तो चंदू चला गया और नंदू आ गया, तो बिजनेस तो यही रहा। यहां जो काउंटर था, यहां जो काउंटर है, पहले चंदू बैठ रहा था, अभी उसका बेटा नंदू बैठ रहा है। कहने का मतलब बिजनेस तो अभी भी वैसे का वैसा है, ओनर चेंज हुआ है, इससे किसी बिजनेस को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये अपना फर्स्ट कंसेप्ट है, इसमें वो वाला जो था फंडामेंटल वो अलग था, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट जो है, ये हमको बोलता है कि जो मनी मेजरमेंट है, आप किसी भी चीज को, सपोज आपके पास पैसा है, ठीक है, डॉलर लिख देता हूं, और आपके पास एक कार है, अगेन क्योंकि कार इजीली बनाई जा सकती है फोटो में, इसलिए मैं कार बनाता हूं, ठीक है। आपके पास एक कार है, आप पैसे को तो बोल सकते हैं दैट आई एम हैविंग 10 रुपीज और आई एम हैविंग 1000 रुपीज, जैसे भी। कार के केस में आप कैसे बात करते हो कि कार कितने की है, लोग पूछते हैं, तो आप बताते हो 10 लाख की है। आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि कार इतने की हुई, उतने की हुई, ऐसे हुई, वैसे हुई? तो ये कहानी बनाने की बात नहीं, कार टोटल आपको कितनी पड़ी? 10 लाख की पड़ी, तो कार की वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख की। तो किसी भी चीजों को, किसी भी कोई भी चीज हो सकती है, आप उसको कैसे वैल्यू करते हैं? उसको आप पैसे में वैल्यू करते हैं। कैसे वैल्यू करते हैं? पैसे में वैल्यू करते हैं, ठीक है। कोई एक आदमी है, वो कितना कमाता है? इस बात से उसकी हैसियत नापी जाती है समाज में भी, दैट वी कॉल मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? ज्यादा कुछ बहुत लंबा लंबा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं उतना ही बता रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट है और जितना आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एंड मटेरियलिटी सेज दैट कि कोई भी एक चीज, मैं लिख लेता हूं पहले, मटेरियलिटी, ठीक है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है या प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, इसमें क्या बोलता है कि एक आइटम जो है वो मटेरियल है, अगर वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों के डिसीजन को या यूजर के डिसीजन को, ठीक है। सपोज एक डायरेक्टर है, कौन? डायरेक्टर ऑफ एक कंपनी, अगर उसने 50 रुपए भी या 500 रुपए भी कंपनी से अगर निकाले, कहां से निकाले, है ना, ही विड्रू फ्रॉम हिज कंपनी। अब मुझे ये बताओ, हु इज द डायरेक्टर? इज डायरेक्टर अ सर्वेंट, अ सर्वर, or a owner of that company? First, be clear that director isn't a owner of a company. He is a servant or an employee who is employee of a company. तो जो डायरेक्टर है वो ही सारा हिसाब किताब देखता है। तो ये बोला जाता है दैट इफ अ डायरेक्टर विड्रू फ्रॉम एनी कंपनी, ही मस्ट पास अ बिल कि उसको इतने रुपए चाहिए, अदरवाइज वो ऐसे नहीं ले सकता। और उसको जो भी कमीशन या सैलरी मिलती है वो भी जनरल मीटिंग में मिलती है, ठीक है। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी चीज है कि वहां का जो डायरेक्टर है वो किस तरह से पैसा निकालता है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये लोगों के सोच को इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी डायरेक्टर का हरकत ऐसा रहा कि वो कभी भी पैसा निकाल लेता हो, कभी भी पैसा निकाल ले या कभी भी किस तरह से अपने हिसाब से कंपनी को चलाए, तो क्या होगा? होगा ये कि भाई उस कंपनी पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इन्फ्लुएंस
डिसीजन ऑफ द यूजर। ठीक है, तो जो डिसीजन, जो चीज छोटी सी चीज है, लेकिन जो छोटी सी चीज लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, वो आपके किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट विल बी अंडर मोटिलिटी कंसेप्ट और मोटिलिटी प्रिंसिपल। फोर्थ पॉइंट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। दिस इज प्रूडेंस। हम लोग कभी कभी बात करते हैं दैट उसके जो सोच है वो बहुत दकियानुसी है, बहुत पुरानी सोच है। ठीक है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल। तो किसी की सोच बहुत पुरानी है, बेटा तुम 5 साल बाद शादी करोगे तो अभी से कमाना चालू कर दो। तो सुना है आपने, बिल्कुल सुना होगा। अगर आपकी उम्र शादी वाली होने वाली है तो पापा जरूर बोलते होंगे, मम्मी जरूर बोलती होगी। मुझे ही बोला गया था, हालांकि मैं तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये भाई साहब है, इन्होंने खरीदी एक कार। अगेन कार, सर कार ही क्यों खरीदते हो? अरे अपने पास कार ही तो नहीं है, इसलिए सपना देख लेते हैं। ठीक है, कार खरीदी इन्होंने, कार खरीदी 10 लाख की। सर 10 लाख की कार खरीदी तो अरे उतना ही सोचते हैं भाई, इससे ज्यादा सोचते ही नहीं अपन। 10 लाख की कार खरीदी और इस भाई साहब ने अभी से सोचना चालू कर दिया, यार 10 साल बाद तो ये खराब हो जाएगी, 10 साल के बाद क्या होगा, ये स्क्रैप हो जाएगी, है ना, पुरानी हो जाएगी। तो 10 साल के बाद मेरे को फिर से एक कार खरीदनी होगी, क्योंकि आदत तो हो गई है। ठीक है, तो आदत तो हो गई है कार की, 10 साल बाद मैं फिर से कार खरीदूंगा। तो 10 लाख की कार है तो यार एक काम करता हूं, 1 लाख रुपए पर ईयर बचाऊंगा, तो 10 साल तक बचाने के बाद मेरे पास वापस 10 लाख होंगे। सही सोच रहा है बंदा, बिल्कुल सही सोच रहा है सर। तो ये जो प्रूडेंस है यही बोलता है कि जो लॉस है, प्रूडेंस क्या बोलता है, लॉस है ना, लॉस है उसका निपटारा, लॉस होने के पहले कर लो, कर लो। लेकिन फायदे का मत सोचो। ठीक है, जो भी लॉस होने वाला है आपका, उसका निपटारा पहले, लॉस होने के पहले ही कर लो, लेकिन फायदे का मत सोचो, फायदे का बिल्कुल भी मत सोचो। ठीक है, क्लियर, क्लियर। ठीक है, आगे चले। आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छी चीजों के साथ हम वापस आ सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम कम से कम 3-4 हजार सब्सक्राइबर तो बियर कर सके। हमारे चैनल पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है ये, तो सब्सक्राइबर गेन करना बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम इस जो अच्छी चीज है, अच्छी कवायद हम शुरू कर रहे हैं, उसमें हम और भी अच्छे से काम कर सके। अगला प्रिंसिपल जो है वो है 7th, कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा? कॉस्ट कंसेप्ट। ये आखिरी प्रिंसिपल होगा आज का, बाकी के प्रिंसिपल हम कल करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब मान लीजिए आपने एक टीवी खरीदा, अरे यार मेरे पास टीवी भी तो नहीं है, तो टीवी आपने खरीदा, इस टाइप का छोटा मोटा टीवी आपने खरीद लिया। ये टीवी आपने खरीदा था 15,000 में। ठीक है, और 5 साल बाद, 5 years लेटर, ये जो टीवी है वो आपका हो गया 10,000 का। ठीक है, तो भाई आप क्या बोलोगे, ये टीवी अब 10,000 का है बोलोगे कि 15,000 का ही है बोलोगे? सीधी सी बात है, आपके लिए तो ये 15,000 का ही है। दैट वी कॉल कॉस्ट कंसेप्ट। मतलब जो आपको रसीद मिली होगी, ठीक है, यहां पे लिखा होगा टीवी 15,000। ठीक है,
ऐसे करके 15,000 यहां पे लिखा होगा। तो ये जो है 15,000 ही वैल्यू रखेगा, चाहे वो 5 साल बाद की हो, चाहे वो 10 साल बाद की हो। विच मीन्स जो चीज है वो जितनी रसीद में लिखी हुई है उतने रुपए की ही मानी जाएगी। ओके, क्लियर? दैट वी कॉल कॉस्ट कंसेप्ट। इसी को हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक लागत जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। ठीक है, चलिए ये आज का आखिरी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।